आप लोग हमें रोज वीडियो में देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, चर्चा देखते हैं, विचारों से जुड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ देखना ही नहीं, अब आमने सामने मिलने का मौका है, और वो भी किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों के कुंभ में। द जयपुर डायलॉग्स लेकर आ रहा है कोंकण समिट, मुंबई 21 मार्च को। थीम है अनब्रेकिंग इंडिया। इस वैचारिक संगम में आपके साथ होंगे भाव तोरसेकर, अनुपम मिश्रा, कर्नल अजय रैना, सुशील कुलकर्णी, अभिजीत चावड़ा, विवेक अग्निहोत्री, नीरज अत्री, विष्णु शंकर जैन, आनंद रंगनाथन और भी कई प्रतिष्ठित वक्ता। जहां विचार होंगे, संवाद होगा और अटूट भारत के भविष्य पर गंभीर मंथन होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी हुई है और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। देरी मत कीजिए, आइए रजिस्टर करिए और इस वैचारिक संगम का हिस्सा बनिए। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं करण वर्मा जी। नमस्कार, स्वागत कर रहा हूँ करण जी, कई दिनों के बाद। नमस्ते। बिल्कुल लेकिन सर। अब आज जिस तरह की बातें चल रही हैं उसमें मुझे लगता है करण जी से उपयुक्त और कोई है नहीं। क्या तो बात है। कौन, किस महानुभाव की बात करने जा रहे हैं आप? मुझे आप देयर आर लॉट ऑफ फन फैक्ट्स गोइंग ऑन चारों तरफ। फनी फन अच्छा, है जी जी। और उसमें जो है वो खैर आते हैं। उससे पहले आपको याद दिला दें कि हमारा दी जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट 21 मार्च 2026 को होगा मुंबई में। कर्ण जी भी उसमें होंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो शीघ्रातिशीघ्र करा लें। केवल 200 सीट्स बची हुई हैं। तो आइए चलते हैं आज की विषय वस्तु पर और जी करण जी से पूछते हैं कि साहब बड़े मजे की चीजें आ रही हैं, तो इसमें आप कांग्रेस की तरफ से भी आ रही है, बीजेपी की तरफ से भी आ रही है। ऐसा नहीं है कि वे बीजेपी अब पीछे नहीं रही कांग्रेस से ज्यादा। पहले जो है वो कांग्रेस से ही आया करती थी। देखिए, हर खासतौर से बीजेपी हम्म, के जो IT सेल वाले हैं हम्म, उन्होंने पूरा स्प्लैश कर रखा है और जी रोज जी। वो कम्युनिटी नोट्स लग रहे हैं उनके। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने हाँ। स्थिति यहाँ तक पहुंचा दी है कि पहले तो जो बीजेपी IT सेल के जो वेटरन्स थे उनके ही हम्म, कम्युनिटी नोट्स लग रहे थे, लेकिन उनकी हम्म, हरकतों ने ऐसा रिएक्शन किया कि अब वो हमारे मोदी जी और अमित शाह जी भी वो भी नहीं छूट रहे। हर दूसरे तीसरे ट्वीट्स पे उनके भी कम्युनिटी नोट्स लग जाता है। और उसके बाद मैंने सुना फिर हड़कंप मचता है, पीएमओ से फोन आता है, हड़काया जाता है जम के हम्म, IT सेल को। अब IT सेल में किसको हड़काया जाता होगा आप कल्पना कर सकते हैं। और उसके बाद फिर चलता है इसकी रेटिंग डाउन करो, इसकी रेटिंग डाउन करो, उसको उसको जो है वो हम्म। डीरेट करो, डीरेट करो। सच्ची फिर वो बता कोई देंगे आप? विकिपीडिया में लिखा है कि 1.5 लाख लोग जो हैं वो काम करते हैं बीजेपी IT सेल अच्छा। के। अब मुझे पता नहीं, मैं विकिपीडिया पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता नहीं हूँ, हम्म, लेकिन उसमें तो 1.5 लाख लिखा हुआ है। तो वो 1.5 लाख लोगों को तुरंत चाहता है कि भाई इसको इसको तुरंत इसकी रेटिंग डाउन करो, इसकी रेटिंग डाउन करो। अरे साहब, जितना हम्म, टाइम, जितना जो है ना वो आप सिंदूर में जितना हम्म, चिंतित नहीं होता था पीएमओ, उससे ज़्यादा इस पे चिंतित हो जाता है और फिर उसकी रेटिंग डाउन करके वो हम्म। कम्युनिटी नोट हटवाया जाता है। ये चल रहा है इस समय। आपका क्या विचार है? आप कैसे देख रहे हैं इसको सब? देखिए, आपसे तो विशेष प्रेम है ना। बीजेपी IT सेल को आपसे तो आजकल विशेष प्रेम चल रहा है सर। अभी तो कुछ तो नहीं बोला, आज कुछ बोला क्या उन्होंने? नहीं, आज का नहीं पता, बट वैसे तो आपसे एक विशेष प्रेम तो रहा ही है उनको हमेशा से। तो अब नहीं, वो तो उनका रहता है, लेकिन उसके उसके बाद भी हमको बुला लेते हैं अपने प्रोग्राम्स यही वोग्राम्स में यही तो और आपका उसमें कहते चाहते भी हैं, ये अवश्य कहते हैं कि नहीं हाँ। हमने इनको जो है हमारी हुँ, आलोचना करने की छूट दे रखी है। फिर मैं मन ही हुँ, मन सोचता हूँ कि ना दोगे छूट तो क्या हो जाएगा? हुँ। बट एक बात तो हुई इधर सर, हुँ, कम्युनिटी नोट्स ने और इधर जो चली बातें, उससे एक्सपोज़ बहुत बुरी तरह हो गए। मैं तो अक्सर मिलता रहता हूँ जब स्टूडियो डिबेट्स वगैरह में, तो कुछ-कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स बन के आते रहे हैं और वो जब मुँह खोलते हैं अपना ना और बात चल रही होगी कि भई अरे यहाँ पे रिज़र्वेशन ऐसे बढ़ा दी, मोहन यादव ये कर रहे हैं, वो कहेंगे देखो हमारे को हाईवे दे दिए मोदी जी ने। अरे कोई रिले कोई कंपेयर कोई लेना-देना बात का कोई मना कर रहा है हाईवे नहीं दिए? हाँ, मैं बात कर रहा हूँगा कि भाई देखो इसके साथ क्या हुआ, रुचि तिवारी के साथ क्या हुआ?
अरे क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स के कॉरिडोर्स आ रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स आ रहे हैं। भाई कोई रिलेशन है बातों का? मतलब चमचागिरी जो है ना सर, वो एक चमचागिरी खून में आ गई है। ये बड़े दुख की बात है, ये सिर्फ कांग्रेसियों में नहीं है, ये यहाँ पर भी है। और ये चमचागिरी का कल्चर जब तक नहीं जाएगा ना, तो फिर यही होगा। एंड प्लस दे आर नॉट वेल रेड। सबसे बड़ी बात यह है, बीजेपी वाले ही वेल रेड नहीं रहे हैं। एंड अब जब आप जैसे लोग आए और बाकी चीजें, इंटरनेट की ग्रोथ जैसे जैसे हुई, दे स्टैंड बैडली एक्सपोज्ड। टीपू पे सो मेनी एक्सपोज्ड। कल टीपू पे डिबेट चल रही थी, मैं आपको बताऊं, पुराने पुराने बीजेपी वालों के स्टेटमेंट्स आ रहे थे, इन्होंने टीपू के गुणगान गाए हुए हैं। सोचिए जरा आप। अच्छा, अरे बहुत लोगों ने। 2012 में येदियुरप्पा की भी एक स्टेटमेंट है, और भी कई हैं, रामनाथ कोविंद की भी स्टेटमेंट्स हैं। पता ही नहीं था भाई। जब पता ही नहीं है इस विषय के ऊपर, बोले जा रहे हो। भाई आज भी तो जाती है ना चद्दर, वो पीएम की तरफ से ही जाती है ना अजमेर शरीफ पे चद्दर। आ जाती है, चादर जाती है, और क्या। जब तो सोचिए आप जरा, तो जब ये है दिमाग में, जब पता ही नहीं है रियल हिस्ट्री कि भाई यहाँ पर ये हो रहा था। सदुल्ला, मोहम्मद सदुल्ला के बारे में असम के पुराने जो बीजेपी वाले थे वो उसको प्रेस करते थे, मोहम्मद सदुल्ला। सादुल्ला को, सदुल्ला को अब क्या सोचिए। कहेंगे साहब, वो नेहरू जी को भी प्रेस करते थे, तो नेहरू जी ने तो सादुल्ला को रखा था। हाँ मुस्लिम हाँ, लीग का बंदा ड्राफ्टिंग कमेटी में था। अम्बेडकर जी की सब बात करते हैं, सादुल्ला की कोई बात नहीं करता। मैं तो कहता हूँ ये सादुल्ला का कॉन्स्टिट्यूशन है बनाया हुआ। सादुल्ला को कहा जाता था इसका जिन्ना बेस्ट ऑफ द काउंटर नॉर्थ है। ईस्ट। तो कहते हैं ना कि साहब की वो बाबा साहब का संविधान, मैं कौन है बाबा साहब का, ठीक है, सादुल्ला का भी तो है, सादुल्ला का बिल्कुल है। संविधान। टोपी पहन के बैठता था ड्राफ्टिंग, आपको याद ही होगा, टोपी उसने सबको पहना भी दी, दी साथ में। और उसके बारे में वेवल ने कहा था उस टाइम पे, कि उसने कहा था मैं यहाँ पे मियाओं को बसा रहा हूं ताकि यहाँ पर खेती करी जा सके। उसने कहा यू आर नॉट ग्रोइंग फूड, यू आर ग्रोइंग मुस्लिम्स इन दिस रीजन। ये जो आज डेमोग्राफी बिगड़ी पूरी असम की, जो दिक्कतें हुई, उसको बीजेपी वाले भी सर पे चढ़ाए हुए थे, बाकी सब सर पे चढ़ाए हुए थे। तो धीरे धीरे आएंगी चीजें इसके ऊपर। पर अभी जो फ्लेवर ऑफ द डे कल का था सर, वो तो मणिशंकर अय्यर थे भाई। मणिशंकर अय्यर ने कल जो बोला, आई एम नॉट अ राहुलियन, तो वो मजा आ गया देख करके कि भाई ये है मणिशंकर अय्यर। तो मैं नेहरूवियन हूँ, राजीवियन हूँ, सब कुछ हूँ, राहुलियन नहीं हूँ। राहुलियन नाम भी हुलिगन साउंड करता है, राहुलियन। बिल्कुल, बस एक जी की कमी थी, एक हुलिगन था। बट मणिशंकर अय्यर सर एक ऐसा व्यक्ति है ना सर, मतलब इस पे पूरे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। ऐसा वाइल्ड क्रीचर बहुत कम आए हैं। आप तो ज्यादा जानते होंगे भाई, जो उनकी हिस्ट्री रही है एज ए डिप्लोमैट। मैं और तो उनको क्या ज्यादा जानता हूँ भाई, मैं तो ये जानता हूँ कि वो 1962 के बाद उनको विशेष रूप से उस समय जो था वो आईबी की रिपोर्ट में उनको कम्युनिस्ट करार कर दिया गया था। तो वो कम्युनिस्ट के वजह से आईएफएस में वो आ नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर विशेष कृपा हुई और विशेष कृपा से वो विशेष रूट से वो आईएफएस बन गए। फिर आईएफएस बनने के बाद तो फिर आपको पता है, फिर वो इंदिरा जी के टाइम पे बहुत कुछ बन गए, और फिर तो मंत्री वंत्री भी बन गए। लेकिन मुझे ये याद है कि लोग कहा करते थे जब ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर था कॉमनवेल्थ का, कॉमनवेल्थ आ रहा था, तो इसने आपके सुरेश कलमाड़ी की नाक में दम कर दिया। और सुरेश कलमाड़ी ने हाथ खड़े कर दिए जाके सोनिया गांधी के सामने कि साहब कि मैं नहीं चला सकता, ये रखो अपना कॉमनवेल्थ, ये मणिशंकर अय्यर के रहते ये नहीं हो सकता। क्योंकि वो भी अकाउंटेबिलिटी भी पूछ रहा था वो। फिर जब उसको हटा दिया गया, उसके बाद तो फिर सुरेश कलमाड़ी ने क्या किया सबको पता है। नहीं, एंड इसके किस्से तो सर इतने कमाल के हैं। एक 2000 का किस्सा है सर, ईयर 2000। आईके गुजराल के घर पे एक पार्टी थी, वो किस्सा आपको पता है सर पूरा? आप तो बोलिए, याद आ जाए, हो सकता है। आईके गुजराल के जो भाई थे, सतीश गुजराल, उन्होंने एक पार्टी रखी। एक तब मीडिया एडवाइजर होते थे एचके दुआ। ये वाजपेयी के टाइम पे भी थे और एचडी देवेगौड़ा के टाइम पे भी थे मीडिया एडवाइजर। तो एक पार्टी चल रही थी भाई। अच्छा, मणिशंकर अय्यर जो थे, ये भाई जब मदिरा पान पे उतरते थे तो ये आगे पीछे का देखते नहीं थे बिल्कुल भी। तो कर करा के ये आ गए और ये भिड़ गए अमर सिंह से। बड़ा फेमस किस्सा है ये। मतलब जब पार्लियामेंट में खड़े होते थे मणिशंकर अय्यर, तो लोग कहते थे अरे मणि बैठ जा बैठ जा, अमर सिंह आ जाएगा। तो इसने वहां पे जब अमर सिंह से ये भिड़ गया,
तो अमर सिंह से इसने कहा कि यार ये जो तुम्हारा, इसको बहुत एलिटिज्म बहुत था इसके अंदर कि आई एम अ स्टीफेनियन एंड मैं कैम्ब्रिज से पढ़ा हूँ, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हूँ। तो इसने कहा कि यार तुम्हारा जो ये मुलायम सिंह यादव है, ये इंग्लिश बोल पाता है क्या? तो इंग्लिश बोल ही नहीं पाता। तो अमर सिंह ने इससे कहा, इट इज नॉट यू, तुम नहीं बात कर रहे हो, तुम्हारी मदिरा पान कर रही है। अमर सिंह ने किस्सा सुनाया तो उसके बाद, हाँ, उसके बाद these two came down to blows, मतलब इस कदर हाल, या सॉरी, आपकी आवाज उसके बाद गई है। एक सेकंड आ रही है, पिछला सेंटेंस बिल्कुल ही नहीं आया। शुड आई रिपीट? यस प्लीज। हाँ हाँ। तो उसके बाद फिर जब ये भिड़ गए तो इसमें अमर सिंह से इसने कहा कि यार मुलायम सिंह की, और ये अमर सिंह की कोटेड है बात, ये यार मुलायम सिंह ना बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है देखने में, ध्यान से देखो तो हमारी शक्लें एक जैसी हैं। तो अमर सिंह ने कहा, भाई क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? तो मणिशंकर अय्यर कहता है, मेरे जो पिताजी थे ना, वो बहुत घुमा करते थे यूपी में और इन सब जगहों पे। तो आस्क मुलायम सिंह मदर, ये बोला और मनी इसको गुस्सा आ गया अमर सिंह को, और अमर सिंह से कहता, क्या है मुझे दिखा रहे हो, तुम ठाकुर हो तो करो जो करना है। और अमर सिंह ने इसको ब्लोज मारे और पिन डाउन करके इसकी खूब कुटाई। ये सुना है मैंने किस्सा। यस। तो मणिशंकर अय्यर को पूरा कूट दिया इसने, और उस दिन के बाद से जब भी ये पार्लियामेंट में खड़ा होता है, लोग कहते हैं अरे अमर सिंह अमर सिंह अमर सिंह, ये चैंट्स लगने लग जाती। तो मणिशंकर अय्यर तो सर एक ऐसा नमूना है, हालांकि पिछले 10-12 साल में ये तक कल बढ़िया मीम्स चल रहे थे इसके ऊपर, तो कहा गया कहीं ये हमारा ये भाजपा का ही तो नहीं एजेंट है कहीं, जैसे धुरंधर में इन्फिल्ट्रेट द एनिमीज कैंप, तो मणिशंकर अय्यर भी हैज इन्फिल्ट्रेटेड द कांग्रेस कैंप। कभी चाय वाला, कभी नीच, मणिशंकर अय्यर मुंह खोले और भाजपा के वोट बढ़े। तब से इसको साइडलाइन करने की इन लोगों ने जो कोशिश करी, फाइनली मणिशंकर ने कहा भाई बहुत हो गया, अब मुझे अपना मुंह तो खोलना ही है। तो उसने भाई राहुल की बिल्कुल क्लास ले ली, उसने कहा भाई सैम पिट्रोडा और शमा मोहम्मद को तुमने ज्यादा भाव दे रखे हैं, वो भी तो एब्सर्ड बातें करते हैं, तुमने उनको कुछ नहीं कहते हो, मेरे को इतना कुछ कहते हो, तो आज मैं अपना मुंह खोलता हूँ। और मजे की बात यह है कि इन्होंने कहा कि भाई मैं तो, चूंकि मैं कांग्रेसी हूँ, इसलिए मैं चाहता तो ये हूँ कि कांग्रेस जीते, लेकिन जीत नहीं रही है, जीत तो पिनराई विजयन रहा है। बहुत कुछ उसने बोला, उसने कहा ये टट्टू है। किसको बोला उसने? ये जयराम को बोला, पवन खेड़ा को, पवन खेड़ा को बोला, पवन खेड़ा को बोला। पवन खेड़ा भी फंस गया। पवन खेड़ा ने बोला कि अरे इनकी उम्र का लिहाज करना चाहिए। तो एक ने बोल दिया कि भाई फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की क्या उम्र है? फिर तो अगर उम्र खेलना है तुम्हें, हाउ ओल्ड इज मल्लिकार्जुन खड़गे देन? तो वो फिर चुप हो गया वो भी। तो ये क्या बोला जाए, एक मैड हाउस बन चुका है कांग्रेस पार्टी। बट मणिशंकर अय्यर लीड्स द पैक ऑफ मैडनेस, अगर मैं बोलूं, इनका कोई तोल ही नहीं है इसका, इस व्यक्ति का तो। एंड के जो स्टैंसेस रहे हैं अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए भारत के पास। फिर नरसिम्हा राव के पीछे लग गया था ये कि ही इज अ संघी, नरसिम्हा राव इज अ संघी, उसके पीछे भी लग गया था ये मणिशंकर अय्यर। तो ऐसा कमाल तो बस एक ही है अपना, मणिशंकर अय्यर अद्भुत है। अब लेटेस्ट क्या हो रहा है साहब हमारे सर यूजीसी लेटेस्ट पे? तो देखिए यूजीसी पे क्या हो रहा है, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि यूजीसी पे सरकार जो है वो फ्रंट फुट पे खेल रही है या बैक फुट पे खेल रही है। और क्योंकि अगर इसका पूरा देखा जाए तो सही बात यह है कि भाई यूजीसी, आई वाज वन ऑफ द पिटिशनर्स। यस तो यस ऑफ कोर्स। यूजीसी जब सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया तो ये कहा जाएगा कि सरकार जो थी न्यूट्रल थी वहां पे। सरकार ने वहां खड़े होके, सॉलिसिटर जनरल खुद थे तुषार मेहता जी, तो उन्होंने ये कहा कि साहब हमें देखना पड़ेगा, दैट इज अ न्यूट्रल स्टैंस। तो वहां तक तो ठीक था, और भी कुछ 2-4 दिन ठीक रहा। उसके बाद अचानक जो आईटी सेल एक्टिव हो गया, और आईटी सेल ने साहब जो है वो प्रहार करना शुरू कर दिया, ओवर एक्टिंग भी तो करनी स्टार्ट। उस समय तो मैं भी टारगेट था। फिर उनकी बैंड बज गई उसी चक्कर में। पहले वो खुद कम्युनिटी नोटेड हुए और बाद में आगे लग चले गए। फिर जो है वो उसको ऐसा लग रहा है कि साहब को कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया है,
फिर कुछ सूडो इंटेलेक्चुअल बीच में आए, हम्म, और तर्क इनके पास है नहीं, ये जो फैक्ट्स पे और तर्क पे ये पूरी तरह से परास्त होते हैं। हम्म। लेकिन तो अभी आपको इसका क्या स्टेटस दिख रहा है? सरकार की तरफ से तो अभी भी चुप्पी ही है, नहीं, लेकिन जिस तरह चुप्पी से है। ये रुचि तिवारी वाली इंसिडेंट हुई, उसमें क्लियर बायस दिखा। हम्म, आपके रुचि तिवारी के साथ में जो लोग थे उनके विरुद्ध सरकार का बायस दिखा। का बिल्कुल मतलब दिखा। दिल्ली पुलिस का बायस का मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बायस, होम मिनिस्ट्री का बायस। हम्म, हम्म। नहीं, तो एंड आपके हिसाब से क्या, आप कैसे इसको देखते हैं? मैं बड़ा ब्रेजन व्यवहार देख रहा हूँ सरकार का। अगर आप देखो, इसके ठीक बाद ये पूरा रुचि तिवारी का केस हो रहा है, नजर आ रहा है इस समय जनरल कैटेगरी का क्या रुख है। उसके बाद अमित शाह जी एक रैली करते हैं और ऊपर लिखा आता है और बोलते हैं वो कि भाई देश के संसाधनों पे सबसे पहला हक जो है वो दलितों का है और आदिवासियों का है और गरीबों का है। एंड अगेन ही इज कम्युनिटी नोटेड, एंड कम्युनिटी नोटेड लाइक क्रेजी। बिल्कुल किसी को छोड़ा नहीं वहां। आपने वैसे प्रीएम्प्ट कर दिया था कि आर देयर एनी कम्युनिटी नोट्स कमिंग अप। आपने यू हैड प्रीएम्प्टेड, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, ट्विटर पे कि भाई अब ये भी होने जा रहे हैं कम्युनिटी नोटेड। और फिर जो वो कम्युनिटी नोट हुए, तो ठीक है, वो बात तो ठीक है इनके, बट द इनसेंसिटिविटी जिस तरह से सरकार चल रही है। और इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का वो आता है जिसमें वो एक मॉक इंटरव्यू टाइप का कर रहा है और ये सब जो है बड़ी तारीफें कर रहे हैं और कुछ आईटी सेल के एक्टिंग कर रहे हैं कि अरे धर्मेंद्र जी छोड़ दीजिए, आपने अब कर लिया है, अब तो बस इम्प्रूव करिए चीज को, आप जो हो गया वो हो गया, उस बारे में मत बात करिए। वही लोग जो एक्टिंग कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान कभी बुरा नहीं होने देंगे, विश्वास रखो, ट्रस्ट धर्मेंद्र प्रधान, वो अब एक्टिंग कर रहे हैं कि हाँ गलती हो गई थी, मोदी जी को नहीं पता था इस बारे में। तो ये देखिए इलेक्शंस को आप देखते मानते हैं हुए, कि मोदी जी को नहीं पता था? अरे सर फिर तो कुछ बचा ही नहीं ना। फिर अब मोदी जी अगर इतने मासूम हैं और इतने इतने रोटी को चोची बोलते हैं तो भाई मुझे नहीं पता फिर, है ना। अगर मोदी जी को ये नहीं मालूम तो फिर भाई मोदी जी पूरी होश रखते हैं हर चीज का। भाई रोहित वेमुला के केस में कितना तीव्र होकर मोदी जी ने बोला था, जो कि विच टर्न्ड आउट टू बी फेक बाय द वे बाद में। तेलंगाना टर्न्ड आउट टू पुलिस बी ने फेक, एंड उसकी वजह से, क्योंकि स्मृति ईरानी ने उसको बहुत बोल्डली डिफेंड किया था, तो यस उनको जाना पड़ा, यस उनको जाना पड़ा। दैट वाज तेलंगाना प्रॉब्ली वन ऑफ पुलिस द मेन रीजन। अंडर कांग्रेस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल करी और मोदी जी ने विदाउट गेटिंग टू द रूट ऑफ द थिंग्स, हाउ ही प्लेड दैट आउट, वो जो क्लिप है कि अरे इसी में तो हमारा रोहित भी मर गया था, इसी में तो ये हो गया था। देखिए वही बात होती है सर, जैसे कांग्रेस जो थी ये एंटी हिंदू धीरे धीरे लोगों को रियलाइज हुई, देयर वाज सम वन ब्रेकिंग पॉइंट होता है, उसके बाद यू लुक बैक एंड सी अरे ये पैटर्न तो चलता आ रहा था, हम ही नहीं जागे थे। I think that was after 26/11 when they said Hindu terror. उसके बाद people realized and said हाँ यार कांग्रेस तो एंटी हिंदू, हम ही सो रहे थे, we were not paying attention. Similarly right now with this UGC, people are going back and seeing हाँ यार हिसाब चुकता है, भी बोल चुके हैं ये। SC/ST एक्ट में भी इन्होंने पलट करके करा था, तब तो हमने थोड़ा सा देखा था, फिर इन्होंने हमें लॉलीपॉप दे दी थी EWS वाली, हम चुप हो गए थे थोड़ा सा। नाउ द पैटर्न इज वेरी वेरी क्लियर और ये सरकार इस पर डबल डाउन करती जा रही है। अब मुझे ये सर डर है और मैं आपसे भी पूछूंगा, अब योगी जी पे इसका कितना असर पड़ेगा, बिकॉज योगी जी तो बड़ा खुल के बोलते हैं भाई। अभी उन्होंने बोल दिया दिल्ली के पोल्यूशन पे भी एक चुटकी ले ली, तो योगी जी योगी जी बचते नहीं इस मामले में, चुटकी लेने में। हाँ? सही चुटकी नहीं, नहीं योगी बीजेपी का योगी चुटकी। योगी देखिए ऐसा है कि हम्म, ये जो अब क्या है कि जो डिमार्केशन है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है हम्म, कि मोदी जी के जो वोटर्स हैं उसमें तो एक तो है राष्ट्रवादी तबका, तो उसके लिए राष्ट्र सबसे ऊपर है, हम्म, और दूसरा है वो क्या बोलेंगे उसको, अंधभक्त तबका, जिसके लिए मोदी सबसे ऊपर है। हम्म, हम्म, तो अब ये देखना पड़ेगा कि जो राष्ट्रभक्त तबका है हम्म, वो तो योगी जी के साथ नहीं छोड़ेगा, कुछ हम्म, भी हो जाए। और हाँ, जो मोदी भक्त तबका है हम्म, वो तो जो मोदी जी कहेंगे वो करेगा। हम्म, अब प्रश्न ये है कि भाई इनका डिवीजन क्या है। आप ये देखें कि इनका जो वोट है वो करीब 4 साढ़े 4% डाउन हुआ। हम्म,
हाँ 4-4.5% वोट इनका डाउन हुआ, बल्कि ज्यादा डाउन हुआ मेरे ख्याल से। मतलब कब से कब तक आप 2019 में नेशनली जो वोट था वो शायद 44% था, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। 4 से ज्यादा तो नहीं, कमी है डाउन, पर सीटों पे असर आ गया था। 1-2% था, ज्यादा नहीं था सर। नहीं, मुझे ध्यान है क्योंकि 2019 में दे वेंट बियॉन्ड 45% ना, वो 46% चले गए। 2024 शेयर 37% बीजेपी का है 2024 में। आप 2019 चेक कीजिए कितना था। मैं कर रहा हूँ सर। नहीं सर, बस 2000 1% गिरा है, मुश्किल से 1%। बीजेपी की अगर बात कर रहे हैं 37.3% था 2019 में, और 36.6, नॉट इवन 1% पे इनकी 63 सीटें गिर गई। 303 से 240 पे आ गई है। एक मिनट, लेट मी चेक, आई कैन नॉट बी दैट रॉन्ग। नहीं, मैं सामने देख रहा हूँ, मुझे वही ध्यान बीजेपी था वोट शेयर 41% था। 2019 19 and 24। तो 2019 इंडियन जनरल इलेक्शंस 37.3 है। एक सेकंड, चलिए। हाँ, तो ये जो मेरा जो मानना है कि ये जो एक जो तबका है, राष्ट्रभक्त तबका है, इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है आफ्टर 2014, थैंक्स टू द इंटरनेट, थैंक्स टू द इंटरनेट। 100%। हाँ सो इनके जो भी वोट शेयर है उसमें से 2/3, मेरा ये मानना है कि अबाउट 2/3 इज दैट which is राष्ट्रभक्त तबका, and 2/3 means almost more than 25%। तो ये अगर ये स्थिति है तो इनको कोई सीरियस मिसकैलकुलेशन हो रहा है। वो सीरियस मिसकैलकुलेशन ये हो रहा है कि इन्होंने 2019 में भी, बल्कि 2022 में भी, आपको पता है कि 2022 में प्रयास हुआ था कि योगी जी की सीटें जो है वो इतनी रहें जिससे उनको काबू किया जा सके। वो हुआ नहीं। बिल्कुल। हाँ वो मुझको इसलिए पता है कि 2019 में मैं आई वाज डूइंग ओपिनियन पोल्स, और हम जो है वो हर फेज के बाद में जो हमारा अनुमान था वो दे रहे थे। उस टाइम तक इतना ये भी नहीं था, क्या बोलते हैं, सख्त भी नहीं था हमारा इलेक्शन कमीशन। कोई माइंड भी नहीं करता था, बीच में कोई हल्ला गुल्ला भी नहीं करता था। तो आई रिमेम्बर फर्स्ट राउंड में शायद 60 सीट्स थी, 58 सीट्स थी, और हमने प्रोजेक्ट किया कि फर्स्ट राउंड में बीजेपी इज विनिंग 46 आउट ऑफ 58। तो साहब हमारे पास तो ये बीजेपी आईटी सेल से मैसेज आ गया कि साहब आप बहुत ओवर एस्टिमेट कर रहे हो साहब। अच्छा, वाह। हाँ, वी आर नॉट विनिंग मोर देन 25। चिंतक हो तो ऐसे हो, हाँ, ऐसे शुभ चिंतक हो, दुश्मनों की क्या आवश्यकता है। मैं कहा भाई अगर हम ज्यादा बता रहे हैं तो तुम्हें परेशानी क्या है। नहीं सब आपकी बड़ी रिप्यूटेड चैनल है, और हम नहीं चाहते कि आप ये गलत हो, तो हमारा जो इंटरनल असेसमेंट है वो 25 का है। ओहो। और रिजल्ट आया, रिजल्ट जब आया हमने दिया था उसमें शायद 40 to 46, एग्जैक्टली उसमें 45 सीट्स आई। अच्छा, तो इनकी अच्छी खासी फूक गई उस टाइम पे भी। तो अभी मेरा जो है सवाल है आपसे सर, इस पूरे पे एक जो सवाल है कास्ट से रिलेटेड है, ये पूरा जो कास्ट का एक है, बिकॉज मुझे याद आता है मेरी आरएसएस में कई लोगों से मुलाकात होती रहती थी 19 के टाइम पर भी, उसके बाद भी, और ये हमेशा एक बात कहते थे बीजेपी वाले भी कि भाई मोदी जी एक चमत्कारी नेता हैं, क्योंकि जो एक पूरी धारणा थी कि बीजेपी जो है वो जनरल कैटेगरी की पार्टी है, ब्राह्मण बनिया पार्टी है, उसको इन्होंने चेंज कर दिया। बिकॉज ये ओबीसी तबके से आते हैं, और ये हमेशा ये बात भी बोलते हैं, भाई मैं चाय वाले का बेटा रहा हूं। उस पूरी कहानी से, बातचीत से, मैंने कहानी से मेरा मतलब एक सच्चाई है, बट मतलब इस पूरी नैरेटिव से एक पूरा तबका जुड़ गया। फिर इन्होंने इसको एक्सपैंड किया बड़े जुडिशियसली
कि भाई SC ST भी वोट हमारे लिए करें, ओबीसी को तो बहुत कंसोलिडेट किया इन्होंने। फिर राष्ट्रपति की चॉइसेस भी उस हिसाब से बनी, चाहे रामनाथ कोविंद रहे हों, चाहे द्रौपदी मुर्मू रही हो। तो इस मामले में बीजेपी का बेस इन्होंने एक्सपैंड किया है। अब कोई भी आएगा वो ये चीज नहीं कर पाएगा। मतलब मैं योगी जी को अगर देखूं एज अ नेशनल लीडर टुमारो, ही विल गेट वोट्स अक्रॉस कास्ट लाइंस। ये चीज कोलिशन बना पाएंगे ये? आपको इस पे क्या लगता है सर? देखिए, इसी चीज पे इन्होंने खेलने का प्रयास किया था। 2024 में जो गर्वोक्ति थी कि हम 400 सीटें क्रॉस करेंगे, और उसमें गर्वोक्ति में ये भी था कि हम 400 सीटें जो है वो अपने दम पे क्रॉस करेंगे, किसी की नहीं कि साहब की बस मोदी है सब कुछ। चढ़ा दिया था मोदी है सब कुछ। और उस चक्कर में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में कितना नुकसान हुआ। और नुकसान कब हुआ? वो नुकसान जो है उसकी मैंने एनालिसिस की थी कि सीटें तो ये 33 ही जीते हैं ना वहाँ पे। उस 33 में से ये 21 सीटें तब जीते हैं जब तक वो स्टेटमेंट नहीं आया था। वो स्टेटमेंट शायद 3 राउंड के बाद आया, केजरीवाल वाला, जो केजरीवाल ने कहा था कि साहब की ये 400 सीटें आ गई तो योगी को हटा दिया जाएगा और अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। तो जो पहला पार्ट था कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, उसका तो कॉन्ट्रडिक्शन तुरंत आ गया, इमीडिएट आ गया। योगी जी वाले पार्ट का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आया। और उसके बाद फिर पूरी पोलिंग हुई है आपके लखनऊ से स्टार्ट होके, और फिर उसके बाद पूरे पूर्वांचल में 12 सीटें आई कुल, और उस 12 में से 5 जो हैं वो योगी जी के क्षेत्र की। So that says something, हाँ? तो क्योंकि और आप कुछ भी कह सकते हैं, योगी जी के जो है, योगी जी का वो जो ठाकर पॉलिटिक्स की बात की जाती है ना कि साहब के वो ठाकरवाद करते हैं, तो आते तो वो नाथ परंपरा से। और नाथ परंपरा जो है वो आप ये देखें कि वो हाइब्रिड परंपरा है कि वो मानती है आदि योगी जी सदाशिव। तो आप उसको कहेंगे कि साहब कि वो शायद शैव परंपरा है, नहीं, वो सारी परंपराओं का मिश्रण। और यदि आप पूर्वांचल में चले जाइए तो पूर्वांचल में जो नाथ परंपरा में जो लोग हुए हैं आपके पीठाधीश्वर, तो पीठाधीश्वरों में आप देखेंगे कि वो हर जाति से हुए, हर जाति से हुए। और जो वहाँ के गोरखपुर में जो उसकी जो मुख्य स्ट्रेंथ है, वो जो वहाँ के आसपास रहने वाली जो निषाद जो जाति है, वो नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी समर्थक है। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ की जो आप कहेंगे साहब कि उनको ये नहीं सपोर्ट करेगा, वो नहीं सपोर्ट करेगा, अरे भाई लॉ एंड ऑर्डर किसको नहीं अच्छा लगता? तो योगी के रहते हुए, योगी के रहते हुए आप ये देखें कि जितनी भी जातिवादी पार्टियां थी, जितनी भी जातिवादी पार्टी, और सबको ये दिक्कत है क्योंकि योगी रहते आप मनमानी नहीं कर सकते। योगी के रहते हुए आप पुलिस थाने से बंदी नहीं बांध सकते। समाजवादी के टाइम पे तो लोग डीएम और एसपी तक से बंदी बांध लेते थे। तो रिकॉर्ड चेंज है लॉ एंड ऑर्डर में। तो मतलब सीइंग इज बिलीविंग। आई कम फ्रॉम लखनऊ, तो मुझे तो पता है ये चीज। क्या एक ऐसा चेंज आया, मुझे तो ये तक याद है लखनऊ शहर के अंदर, मैं अच्छे अगर पॉश जगहों की भी बात करूं, वहां पर पार्क वार्क में खुला फ्राइडे के दिन नमाज चलनी, उनके बाद उन्होंने हुड़दंग करना, पूरा जुलूस लगाना, खत्म, सब टोटल खत्म। मैं तो एरिया में बात कर रहा हूँ। हाँ, आप किस एरिया में थे? मैं महानगर में था सर, हूँ अभी भी। अब दिल्ली आ गया हूँ, पर महानगर में अभी भी घर है मेरा। पार्क्स में सामने फ्राइडे के दिन।
हाँ, वो महानगर से वो उधर का वो पुराना निशातगंज वाला एरिया लगता है ना, तो वो जी, जी, उधर जी, से। अलीगंज, निशातगंज, बिल्कुल। तो ये हालत जहाँ पर होने लग गई हो, और खुले में होने लग गई थी ये। कपूरथला चौराहे, अगर आपको तो पता ही है एरिया, उस पे जो मस्जिद है बगल में, वहां से निकलना टोटल खत्म ये चीज। तो इस पे तो ये मतलब रिकॉर्ड चेंजेस हैं, बट वही है सर, नहीं, इनको लेकिन हम उनका क्या करें? ये अब लेटेस्ट जो है वो, मैंने इसके ऊपर कई कार्यक्रम किए हम्म, हैं। आरएसएस के हम्म, अष्ट सिद्धांत, वो अष्ट सिद्धांत बड़े इंटरेस्टिंग है। तो वो हम्म, जो वो अष्ट सिद्धांतों में से ये सेम डीएनए भी आता है। अष्ट हम्म, सिद्धांतों में ये भी आता है कि साहब कि हमारे तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो हम उसमें यदि मोहम्मद को और क्राइस्ट को भी शामिल कर ले तो क्या बुराई है। क्या अष्ट बात है। सिद्धांत में ये भी आता है कि साहब की जो सूफी लोग जो हैं वो ओहो। शांति के पुजारी हैं, इत्यादि इत्यादि। हम्म, तो ये एक 92 में जब बाबरी मस्जिद गिरी थी, हम्म, सो संघ जो था वो बड़ा अपोलोजेटिक हो गया था, हम्म, एकदम से डिफेंसिव हो गया। और उस डिफेंसिव के चक्कर में इन्होंने एक समिति बनाई, उसका नाम है सर्वधर्म समादर समिति। अच्छा। हम्म, उसका उद्घाटन किया वहीदुद्दीन खान ने। ओ, जानते हैं वहीदुद्दीन खान को? नहीं, 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 कौन है, याद दिलाइए, शायद एकदम से आए। वहीदुद्दीन खान ये जो है ना, ये क्या नाम है इसका, ये जो पहले दिल्ली माइनॉरिटी सेल का जो अध्यक्ष था, अच्छा। हम्म। इसका बाप। ओ, अच्छा, तो उससे इन्होंने इनॉग्रेट करवाया। हाँ। उससे इन्होंने इनॉग्रेट कराया, उनको लगा कि ये बड़ा सेकुलर मुसलमान है, एक नंबर का तबलीगी तबलीगी जमात के लिए उसने पता नहीं कितना काम किया है और कितनी उसके लिए किताबें लिखी। अब हाँ, तबलीगी जमात क्या है, अगर आरएसएस को ये नहीं पता तो हम क्या कह सकते हैं? वी रिजर्व आवर कमेंट, दैट्स ऑल। नहीं, और तो देखिए। उससे उससे उसका उद्घाटन कराया गया, और उसमें ये सब आप कहो तो मैं पढ़ लूँ, ये है मेरे पास टोटली वो जो सप्त सिद्धांत है वो ऐसे विचित्र हैं कि आप जो है वो अपना माथा पीट लेंगे, नहीं पीटे तो हम्म, मैं देखूंगा आप पीटते हैं कि नहीं पीटते। मैं तो तो वैसे ही अगर पीट आपको रहा माथा पीटने का मन हूँ। करे तो हाँ, पीट लीजिएगा, जिससे मुझे ये लैपटॉप ही बिना हो के जाए मारे, हाँ। लैपटॉप ही मारे सर। हाँ, ये है आरएसएस के इनके अष्ट सिद्धांत थे, जिसमें से एक जो है वो अभी इनफ्रक्चस हो गया है, लेकिन थे ये अष्ट सिद्धांत। तो पहला जी। है इसमें कि हिंदूज के 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो अल्लाह और जीसस उसमें क्यों नहीं ऐड किए जा सकते? ओह, क्या एक विचार है। फिर कहे कि साहब की सारे जो मार्ग हैं वो ईश्वर तक जाते हैं, हम्म, इंक्लूडिंग इस्लाम। क्या बात है, ये तो मतलब अब जब ऐसे ही लोग हमारे वेल विशर्स हैं तो फिर क्या बचा, वही फिर बात आ जाती कह गए इस्लाम अच्छा है, कुछ मुसलमान बुरे हो सकते हैं। है। ओह, अब आप तो अभी से माथा पीट गए, अभी तो 3 ही हुए। ये मेरा ना बॉटम पॉइंट होता है, ये सुन के ना कुछ होती है ना, क्यू पॉइंट, क्यू लिमिट, ये वो वाला होता है, ये वाला। हाँ। फिर हम्म, अगर मुसलमानों को उनके पूर्वजों के बारे में बता दिया जाए तो वे हम्म, हिंदुओं के प्रति शत्रुता का भाव छोड़ देंगे। ओ, सही बात है, ओवैसी ने तो छोड़ ही दिया है। सेम सेम अकबर डीएनए, ने। इसी को हाँ, सेम डीएनए बोलते हैं। जी, 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 जी। और क्या है कि साहब कि ये जो मुसलमानों का जो नेतृत्व है, हाँ, हाँ। इसके कारण मुसलमान जो है वो गेटोज में रहते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मुस्लिम अच्छा, नेतृत्व करता है ऐसा, वरना वो तो खुले दिल के इंटरमिंगल लोग हैं, करना कहीं भी चाहते हैं, रहेंगे। है ना? वो तो मंदिरों में भी जाना चाहते हैं, वो तो हर जगह जाना चाहते हैं भाई। बुलाइए दुर्गा फिर कहते पूजा में। हैं कि साहब अगला ये सुनिए, ये कितना जी। कितना सुंदर और कितना जब आप देखते हैं ना कि साहब की ओबीसी में मुसलमानों की जातियां बीजेपी राज्यों में लगातार बढ़ाई जा रही हैं, तो हुँ, उसके पीछे ये है देखिए कि कांग्रेस ने हुँ, मुसलमानों को वोट बैंक की तरह हुँ, उपयोग किया है। हम उनको हुँ। हम उनको ह्यूमन बीइंग्स की तरह ट्रीट करेंगे। क्या बात है! डॉक्टर बनाएँगे हम अल-फलाह उनको से। ह्यूमन बीइंग्स की तरह ट्रीट करते हैं, करेंगे नहीं, बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर बनाएँगे, फिर वो अल-फलाह जाएँगे, स्टूडेंट बनाएँगे, उमर खालिद बनाएँगे उनको। भाई किसने मना किया? बिल्कुल बनाओ इनको, पढ़ाओ, लिखाओ,
है ना, हेडमास्टर का बेटा बनाएंगे बुरहान वानी पता नहीं जैसा। क्यों शर्जील इमाम को बंद कर रखा है यूएपीए में। क्यों सर, आपको बुरा लग रहा है उसके लिए बहुत? मतलब समादर समिति की तरफ से बोल रहा हूँ मैं उनका अच्छा, स्पोक्समैन हूँ। नहीं नहीं, सही है सर। फिर क्या है कि जी काफी है हम सूफी लोग। जो है, हाँ सातवां सिद्धांत है कि सूफी जो है, सूफी हाँ वो हाँ। सहिष्णु मुसलमान है। ओहो, क्या बात है। सहिष्णु मुसलमान ये होता है क्या? ये है ऑक्सीमोरॉन ना, है? देखिए भाई, अरे अभी हमारे मोदी जी ग्रैंड मुफ्ती है ना, वो उनसे हाँ हाँ मिले थे। हाँ, वो मिले ग्रैंड थे। मुफ्ती है मिस्टर मुसलियार। हाँ, उनके जो पूर्वज थे अली मुसलियार, उनको मोपला। मोपल्ला मोपल्ला हम्म राइट्स में ब्रिटिश हम्म, ने फांसी पे चढ़ाया था, सोचिए। बुचर ऑफ मालाबार। हम्म, जिस सोचिए। दिन मौका लगेगा उस दिन वो हम्म अपने जो पूर्वज हैं उनको हम्म। निभाएंगे या आपकी बात निभाएंगे। इनको पता नहीं, आपके हिसाब से मोदी जी को पता नहीं है? ये पता है फिर भी ही डजंट केयर, क्या अरे है रीजन? आठवां तो सुन लीजिए। जी जी जी, बताएं बताएं बताएं। आठवां तो क्योंकि तब तक ये सॉल्व नहीं हुआ था ना राम जन्मभूमि वाला मामला। जी। ये इन्होंने बनाया 94 वॉर में हम्म। कि किसी विवादित स्थान पर पढ़ी हुई नमाज जो है वो अल्लाह को स्वीकार नहीं है। ओ, हाँ। ये सब सर हाँ, कब हुआ? ये कैसे माथा हुआ? तो आपने तीसरे के बाद ही पकड़ लिया था, तो अब मैं क्या कहूँ। तीसरा वाला मेरे लिए सर वो हो जाता है जब एक किसी को कह दिया जाता है ना ये पीसफुल है, तो फिर मैं मेरे वो एक मेरे लिए बॉटम लाइन है भाई। इनको पीसफुल मत बताओ, हम फूल बन गए हैं बहुत ये सुन सुन के बचपन से। ये मत बताओ भाई। आप ही ने लिखी है ना सर वो किताब, तो नॉट ऑल रिलीजन्स आर द सेम, इफ आई एम राइटिंग यस, ऑल प्रोनाउंसिंग राइट। रिलीजन्स आर नॉट द सेम। ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। तो ये जो चूरन दिया गया था ना हमें बचपन में और कि उसमें ये मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि द प्रॉब्लम इज नॉट विद मुस्लिम्स, प्रॉब्लम इज हाँ विद इस्लाम, प्रॉब्लम हाँ इज नॉट विद मुस्लिम। हाँ, मजहब नहीं सिखाता बैर रखना, कुछ चुनिंदा लोग होते हैं खराब भाई। जिसने ये लिखा था ना मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हाँ, उसने उस कौमी तराने को डिसोन कर दिया था स्वयं। और उसके बाद फिर उसने मिल्ली तराना लिखा था। और मिल्ली मिल्ली लिखा। तराना लिखने के बाद उसने शिकवा और जवाब शिकवा लिखा था। शिकवा में उसने शिकायत की थी कि साहब कि हमने तुम्हारा इतना सब किया कि तुम जो है ये काफिरों को खत्म करने क्यों नहीं करते हो। नहीं पर सर एक बात बताइए मुझे भाई, ये तो क्लियर है जैसे आपने कहा कि ये काफिर हैं। अब ये मोहन भागवत जी को क्या हो गया, मुझे ये बताओ आप जरा। मोहन भागवत जी के भी जो जेम्स हैं, एक मनीष शंकर अय्यर के जेम्स हैं, एक मोहन भागवत जी के भी अब अच्छे खासे जेम्स इकट्ठे हो गए सर। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। अरे देखो वो जो अजीत भारती ने बोला ना, हाँ हाँ हाँ, आई कैन टोटली बिलीव दैट। वो बिल्कुल क्यों है ही है। मुझे तो अजीत भारती ने वो उसी समय बता दिया था कि ये बात हुई हम्म है मेरी। हम्म। नहीं नहीं, ये 100% है। मैं तो पिछले 10 साल से भाई आरएसएस से तो देखिए हम लोग सब वी हैव रिस्पेक्ट फॉर आरएसएस एंड एवरीथिंग, बट ये जो मोहन भागवत जी की बार बार स्टेटमेंट्स आती हैं कि अरे हर जगह तुम लोग शिवलिंग मत ढूंढो, अरे आप बताओगे हमें कि अरे कहाँ भाई, कहाँ शिवलिंग एक तरफ ढूंढे? तो आप ये कहते हो कि हाँ हमने क्या हिंदुओं को ठेका ले रखा है, दूसरी हाँ, तरफ हम शिवलिंग ढूंढे या नहीं ढूंढे आपको क्या मतलब है जब आपने हिंदुओं का ठेका नहीं ले रखा है तो। आप कौन है सोचिए। भाई हिंदुओं को उपदेश देने वाले? फिर आपने तो सर्व समाज का ठेका ले रखा है ना, जिसमें मुसलमान शामिल है। हाँ, क्योंकि भाई सेम डीएनए हम्म की फिलॉसफी से तो फिर बात सही है कि आपने हिंदुओं को ठेका नहीं ले रखा है, आपने समस्त डीएनए का ठेका ले रखा है। तो फिर हम्म। आप हिंदुओं को क्यों मना करते हो भाई? कौन हो आप? और वो वाली जो है सर जेम, 2000 साल से इनके साथ पशुओं वाला व्यवहार किया गया इन हाँ नहीं, जातियों और के साथ। दूसरा कि आपके हाँ वो 2000 साल के साथ ही जो है इनको साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया गया है। और हम्म उसके साथ ये भी कहा कि जातियां पंडितों ने बनाई। हम्म हम्म और जो उनके गुरु हैं यानी डॉक्टर हम्म। अम्बेडकर, आजकल तो वो डॉक्टर अम्बेडकर को गुरु मानते हैं ना, भगवत ध्वज को गुरु नहीं मानते, डॉक्टर अम्बेडकर हाँ, को गुरु मानते हैं। वो स्वयं हम्म लिख रहे हैं कि ब्राह्मणों ने नहीं बनाई, उनकी इतनी ताकत ही नहीं थी। हम्म। नहीं, बहुत प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने अम्बेडकर को भी नहीं पढ़ा। बिल्कुल नहीं पढ़ा सर, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। अम्बेडकर में मैं तो प्रूव कर चुका हूँ, वो बहुत मैंने इस पे लिखा भी है और कोई हाँ किसी ने आज तक इसको काउंटर भी नहीं किया
तो भैया अम्बेडकर के पास ओरिजिनल कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ। आप और कहते हैं समरसता, भाई समरसता जो है पंच परिवर्तन में इनके एक समरसता का एक वो है भाई। तो समरसता क्या ताली एक ही हाथ से बजेगी? समरसता में कहते हैं साहब अम्बेडकर को स्वीकार कर लो आप। हम अम्बेडकर को जो भी कह रहे हैं, उनके जो 22 वचन हैं उनको भी स्वीकार कर लें, हम भी नवबौद्ध बन जाए। और ये क्या है क्या स्वीकार बोला है हमारे आराध्यों के बारे में, क्या क्या बोला है और कहा जाता है समरसता है। कितना सुंदर समरसता है ना ये। हमारे राम जी, कृष्ण भगवान, सबके बारे में क्या क्या बोला है। और बीजेपी तो ऐसे, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो तो ऐसे बोलने लग गए सर अंबेडकर जी के बारे में, परम पूज्य बाबा साहेब। परम पूज्य ने भी उनको लगता है और थोड़े ऐड कर दो भाई, श्री श्री भी लगा दें पीछे, परम पूज्य। इस कदर चाटुकारिता पे उतर आए हैं कि मतलब मैं क्या बोलूं, अंबेडकर को उस लेवल पे ले गए हैं। समरसता के टोटली ऑपोजिट है आप। और मैं तो कह रहा हूँ एक्सपेरिमेंट करके देख लो। योगी जी को तो राष्ट्रवादी नहीं छोड़ेंगे, पक्की बात है, और उनको पता भी है। सबको ये समझ में आता है कि साहब कि इनका एक ये भी है कि साहब कि योगी जी को कमजोर करो किसी तरह से। वो नहीं होगा, क्योंकि योगी जी वाकई में सबके लिए काम करते हैं। क्या इस तरह का भेदभाव नहीं है? हाँ नहीं है, कि भेदभाव तो नहीं, भेदभाव वाकई तो में जो है वो कोई अगर ये बदमाशी करने वाले जो हैं वो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सबके लिए बराबर है वो। अब ज्यादा एक तबका करता है और वो जो है वो उसका वो होता है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? वो तो भाई ज्यादा सिखाया करेगा वो ही ज्यादा नहीं खाएगा। भाई। वो तो जिस बगीचे से है वो वैसे ही तो निकलेगा ना, वो तो खैर हाँ, उस पे है। पर उन्होंने उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं कर रखा है कि साहब के नहीं कि इतने परसेंट जो है इसमें जनरल होने ही चाहिए जेल में जाने वालों। जो बदमाशी करेगा वो जाए। एंड वो आपने सुना जो मोहन भागवत जी की जो बात कर रहे थे हम लोग, एक इन्होंने ये भी बोला है कि खाना साथ में खाना चाहिए हमें सारी जातियों को। और जब हमारे यहाँ से कुछ पंडित गए खाना खाने दलितों के साथ, तो वहां पर नॉन वेज सर्व हो रहा था, और नॉन वेज में साथ में बीफ भी थी, जो उन्होंने बात कही। और फिर उन पंडितों ने कहा, जो पूरी संगठन गया था, कि भाई अगर हमने खा लिया तो हमारे जो ग्रंथ है वो ये कहते हैं कि 42 बार हमें जन्म निचले लेवल पे जाके लेना पड़ेगा। तो उसने कहा भाई सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए अगर 42 जन्म हमारे खराब होते हैं तो होने दो। जब हमने इतने सालों तक इतनी गिल्ट ट्रिपिंग कर दी, मोहन भागवत जी ने इतनी गिल्ट ट्रिपिंग करी। अभी मैं उसके साथ था एक डिबेट पे, संजय झा तो जानते ही हैं आप। अरे बाप रे बाप। हाँ उनके भ्राता आपके साथ आते रहते हैं अक्सर, मैंने देखा है। ठीक उनके उल्टे हैं। मैं पूछता हूँ कि आपने तो अपने छोटे भाई को क्या सबक सिखाया? हमारे तो काफी बड़ा अंतर है। He is about तो 15 वो years मेरे younger। साथ डिबेट पे थे, सुनिए तो सर। तो वो यूजीसी और इन सब पे बहस चल रही थी। अचानक से उसने कहा, नाविका, आई हैव टू कन्फेस टुडे समथिंग, आई एम अ प्रिविलेज्ड पंडित एंड आई अपोलोजाइज। अरे उसने 4 मिनट तक अपोलोजाइज किया उसने। आई अपोलोजाइज फॉर व्हाट द सिंस दैट माय फोर फादर्स डिड। मैं आज उनसे माफी मांगता हूं, मुझे पता है मेरे को क्या। जब इस कदर गिल्ट ट्रिपिंग है, ये ऐसे नाक रगड़ रगड़ के माफी मांग रहा है, मैंने इससे बोल दिया, मैंने कहा भाई ये गिल्ट ट्रिप कर रहा है, इसको कुछ प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल, इसको दिखाने दो। यू डोंट स्पीक फॉर द कम्युनिटी इस तरह से। ये इन्होंने कितना बुरा हाल कर दिया है, टोटली ब्रेन वॉश्ड, मतलब इस लेवल तक उस कम्युनिटी के होके अपोलोजाइज कर रहे हो इस कदर। मैं नहीं कहता स्टैंड अगर कुछ भी गलत हो रहा हो, बट जब ऐसा कोई डेटा नहीं है कि एक मास लेवल पे ये हो रहा था, इंस्टीट्यूशनलाइज वे में हो रहा था एटलीस्ट, हाउ कैन यू स्पीक लाइक दिस? बिल्कुल ही नॉनसेंस पे उतर आए हो। और बहुत पंडित इस पे, मतलब सो कॉल्ड पंडित्स बोल रहे हैं इस पे। सारी बकवास है वो, सबके सब जो है जितने से पूरा कंप्लीट प्लेजराइजेशन है। आप उठाइए सबसे पहले जेम्स मिल की हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आई हैव डन दैट अरे डिटेल्ड। यस यस यस, आई हैव आल्सो स्टडीड दैट जेम्स मिल। उसके ऊपर प्रोफेसर हम्म, कुंदन सिंह ने उन्होंने उसके ऊपर पूरी रिसर्च की है। उनके अच्छा। साथ अभी एक मैंने प्रोग्राम किया था। अरे आपने बहुत सही नाम ले दिया जेम्स मिल। इस समय मैंने काफी पढ़ा हुआ है उसके बारे में। वो ही हैड अ जितना कॉम्प्लेक्स। भी आप देखें जेम्स मिल के पहले जो लोग थे, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 1813 में या 1814 में नया चार्टर आता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। और उसमें पहली बार मिशनरीज को इंडिया में
परमिट किया जी जाता है। उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत खिलाफ थी कि साहब कि हमारा गड़बड़ हो जाएगा, हमारा व्यापार गड़बड़ हो जाएगा, तो इनको मत आने दो आप। और मिशनरीज को दे वर नॉट परमिटिंग, एक्सेप्ट कि ये है आपके कॉल्डवेल जैसे जो है वो थोड़े बहुत जो तमिलनाडु वगैरह में चले गए, लेकिन जो ब्रॉडर जो मिशनरी मूवमेंट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्करेज करती थी। फिर तो यस ये 1813 या 1814 का ये जो आया चार्टर, उसमें इन्होंने परमिट किया। उसके बाद से देखो, और 1817 में जेम्स मिल की ये किताब आती है। उसके बाद आपका मैकॉले आता है, जेम्स मिल की उसके बड़ी उसके लड़ाई बाद ही थी। विलियम बेंटिंग आता है, और उसके सारे मिशनरीज जो हैं वो जो आप अच्छे से एकदम से सब पे आपने अट्रॉसिटी अध्ययन किया हुआ लिटरेचर में जो इजाफा होता है, और ये जो आपका पूरा कास्टिज्म और सब होता है, और रिजली जो था वो उसी स्कूल से था। एंड उसने जेम्स हर मिल एक नेवर को केम कास्ट टू इंडिया। सिस्टम में फिट करने का कोशिश किया। जेम्स मिल नेवर केम टू इंडिया, नेवर कभी केम टू भारत नहीं इंडिया, आया। नेवर केम टू इंडिया। उसने तो बता दिया ना कि देश से इंडियंस आर सैवेजेस, बारबेरियंस, हायरार्किकल, एंड देयर एग्जिस्टेंस इज नो बेटर देन एनिमल्स। सारी चीजें उसने लिखी है। यही सारी चीजें हमारे आईसीएस वाले पढ़ के आते थे वहां से। बिल्कुल वही चीजें इन्होंने पढ़ी हैं। उठा के आप ज्योतिबा फुले की राइटिंग्स पढ़ लो, वो कहाँ से आई हैं। मिशनरी लिटरेचर पढ़ लो, ज्योतिबा फुले पढ़ लो, फिर ज्योतिबा फुले पढ़ लो, फिर अम्बेडकर पढ़ लो, बीच में वो शाहू जी हैं उनको पढ़ लो। एवरीथिंग इज फ्रॉम दैट सेम फाउंट। एंड व्हाट यू आर मेंशनिंग सर, उससे जस्ट पहले, मतलब मैं अगर 1780s 1790s की लिटरेचर की बात करूं, जो कि ब्रिटिशर्स ही लिख रहे थे, कुछ जैसे विलियम जोन्स हो गए और ये सब हो गए, दे वर टॉकिंग वेरी हाईली of the Yes, Vedas, of yes, the yes. Upanishads. In fact, he founded the Asiatic Society, if I'm correct. Asiatic Society बनाई थी एशियाटिक 1785 सोसाइटी का, हालांकि उसका भी जो था वो चर्च का इन्फ्लुएंस था। था। He was looking for loss for the Hindus. या उनको हिंदू समाज की और हिंदू परंपराओं की विविधताओं के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। उनको लगता था कि जैसे हमारे यहाँ चर्च है और हमारे यहाँ बाइबल है, वो बाइबल इज द लॉ ऑफ गॉड, सो देयरफॉर देयर शुड बी सिमिलरली अ लॉ फॉर द हिंदूज। और फिर उन्होंने मनुस्मृति की एक कोई वो निकाली, कोई एक रिसेंशन, और उसको लेके कहा कि हाँ, आई हैव डिस्कवर्ड फॉर हिंदूज देयर लॉस। कितना बड़ा एहसान किया बताइए, हमें पता ही नहीं था। मनुस्मृति किसी के घर में ही नहीं होती थी। और उस समय भी सर, जब एशियाटिक सोसाइटी बना रहे आज भी थे, मनुस्मृति किसी के घर में नहीं होती अम्बेडकराइट्स के अलावा। हाँ, उस समय भी जब एशियाटिक सोसाइटी वगैरह बन रही थी, आप जो बात कर रहे हैं, दैट वाज आल्सो अ मूवमेंट कि यहाँ पे जो जो साइंटिफिक रिसर्च हुई है, चीजें हुई हैं, द रिच पॉज पॉज पॉज। तो सर इस पे देखिए, वही बात है ना, एज अवेयरनेस इज इंक्रीजिंग। एक समय था जब हम लोग कहते थे भाई सारे धर्म अच्छी बातें बोलते हैं, अब हम धर्म भी एक ही के लिए यूज करते हैं, मजहब समझते हैं। फिर धीरे धीरे हमारे पास चाचा हमारे जो हैं, नेहरू जी, समझ में आया चाचा कोई नहीं है, बापू कोई नहीं है। अब इसका भी नंबर आ रहा है सर, इसका भी द टाइम हैज राइप नाउ। यूजीसी इज दैट मोमेंट वेयर वी आर फाइनली डिस्कसिंग कि भाई सच्चाई क्या है, ये जो कास्ट डिविजन्स की है, ये कितनी मैन्युफैक्चर्ड है, कितनी आर्टिफिशियल है। आई थिंक इन द कमिंग डेज इस पे और चर्चा होगी सर। जेम्स मिल अब उठने लग गया, बात करने लग गए लोग पहली बार। कैसे एरिस्टोक्रेसी वहां की यहाँ इम्पोज करी, क्लर्जी वहां की यहाँ इम्पोज करी, हिज डिफिकल्ट चाइल्डहुड हिमसेल्फ। तो ये हम लोग डिफिकल्ट चाइल्डहुड वालों से बहुत अफेक्टेड रहे। हमारा देश ना डिफिकल्ट जो जो चाइल्डहुड चीजें वालों उसने ब्रिटिश क्लर्जी के लिए लिखी, वही वही चीजें यहाँ के पीस के लिए लिखी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ब्राह्मणों के लिए, ये ब्राह्मण जो है हाँ इविल है, क्यों? क्योंकि हमारी हाँ, क्लर्जी इविल है। पता ही है। एंड वी लैप्ड इट अप। वही है ना, यहाँ पे जब तक पीपल डोंट लैब चेंज। क्या साहब, जो एलीट ऑफ द एलीट थी आईसीएस, दे हैड टू पास देयर हिस्ट्री लेसन्स ऑन दैट। 150 साल तक उसको पढ़ाया गया है लगातार। तो साहब ये जो है, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन ये जो वो क्रिकेट वाला जो मेल्ट डाउन हो रहा है पाकिस्तानियों का, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मुझे इसमें सबसे बढ़िया वो लगा था, ये जो बॉब्जी है ना, बाबर, किंग बॉब्जी, इसके बारे में जो चला,
उसकी शक्ल आई बिल्कुल धुरंधर वाली बन के। वो जो मीम है ना वो बड़ा कमाल का है कि ये आंधी बनकर आया हूँ, मेरा हौसला ही अय्याश है। इंडियन टीम की तरफ से गया हुआ है, धुरंधर है वो अपना। पाकिस्तान को ऐसा तबाह कर रखा है उसने अंदर ही अंदर से, बॉब्जी ने। और जो टीवी टूटे हैं साहब, वो तो मजा आ गया देख नहीं, कर। वो टीवी जो है ना, आपको पता नहीं है एक चीज, क्या आजकल चीज? स्पेशल टीवी बनते हैं तोड़ने वाले। हाँ हाँ, रिचुअल हो गया है वो अब। हाँ, तो वो जो असली टीवी नहीं होते, वो नकली नहीं नहीं, टीवी मुझे होते हैं। मालूम है। तो जैसे सर क्या होता है ना, यहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं भारत में कि भाई रिपब्लिक डे पे पापा के साथ जाएंगे, परेड देखेंगे। वहां छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि अच्छा आज मैच है, तो चलो अब्बू के साथ जाके हम भी टीवी तोड़ेंगे। तो वहां इट हैज बिकम अ रिचुअल। जैसे बकरीद पे है कि बकरा वो करेंगे, वैसे ही अब हो गया हम टीवी तोड़ेंगे। और टीवी भाई तोड़ने जरूरी है, तो उसके लिए अलग अलग टीवी बने हुए हैं अब। और एंकर्स भी मजे ले रहे हैं, एंकर्स भी लात मार रहे हैं उस पर। क्या हो गया इस देश का, क्या हो मतलब गया? हजार हजार रुपए का आता है वो एक एक टीवी उस तरह का, वो बना दे देते हैं कि हाँ हाँ भाई तोड़ो उसको। हाँ, और इतनी ओवर एक्टिंग, अल्लाह के वास्ते मत तोड़ो, अल्लाह। एंकर चिल्ला रही है, वो भी अच्छा, फिर लात मजे मार की रहे बात हैं। यह है कि वो आपको वो भी आ जाता है कि वो पहले से तैयार रहते हैं। वो हाँ, आपकी पहले से लड़कियां तैयार। रो रही हैं और सब कर रही हैं, साथ में उनका वीडियो भी बन रहा है। मतलब वो हाँ रो हाँ, रही है, वीडियो बन रहा है। और जी देखिए लोग जो मैं कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं उनके लिए उनका वीडियो बन रहा है हम्म, अलग से। तो पूरी नहीं इंडस्ट्री तो बन गई है वो। ये पाकिस्तान के ए, लॉस पे अगर कहीं पाकिस्तान जीत जाए तो गड़बड़ी हो हाँ जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, अरे मेरी अभी बात हो रही थी उनसे, आरजू काजमी जी जो हैं, तो एक चैनल पे मिली। तो वो मुझसे कह रही थी ऑनलाइन पे, और सबसे कह रही थी दर्शकों से भी, कि अब ये एक इंडस्ट्री है पूरी। पाकिस्तान की हम्म, हार एक इंडस्ट्री है, और मीम मीम एक प्रॉपर करियर ऑप्शन है। माँ बाप बच्चों से हम्म, बचपन ही में कहना स्टार्ट कर देते, बेटा कुछ अलग अलग सलग सा बोला करो, मीम मीम बनाया करो, बड़े होकर एक मीमर बनना है तुम्हें। तो ये एक वाइबल करियर ऑप्शन है कि भाई हमारे मीम बहुत चलते हैं। पाकिस्तान आप डालो सो नंबर वन सर्च मीम आता है पाकिस्तान का। तो इसलिए ये बच्चों में भी होता है बचपन से ही कि कुछ अलग बोल दिया, कुछ मैं तीखा देखूंगा, एकदम से रोना शुरू कर दूंगा, कहूंगा हाय लुट गए अल्लाह, या अल्लाह माशा अल्लाह करते हुए रोने लग गए। तो ये अब एक वो चीज बन गई है। और मेल्टडाउन जब पाकिस्तान जब हारती है सर, मेल्टडाउन एक मणिशंकर अय्यर का भी होता है। मुझे तो लगता है थोड़ा सा लिंक्ड है। पाकिस्तान अच्छा। हारी, इधर इधर मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर का जो पाकिस्तान प्रेम है वो तो कमाल लेवल का है ना, बिल्कुल कमाल हम्म, है। इट इज हम्म। इक्विवेलेंट टू जो हामिद अंसारी का प्यार है। हामिद अंसारी भी एक डिप्लोमेट थे, वो भी थे एम्बेसडर ईरान और इन सब जगहों। तो ये हमारे जब डिप्लोमेट्स इतने कमाल के रहे हो सर, तो फिर वही बात है ना, इतने प्यारे डिप्लोमेट्स रहे हमारे, रॉ चीफ्स भी कमाल के रहे हैं हमारे। तो एक से एक रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स भी कमाल के रहे हैं भाई। रॉ को निपटा दिया, कई प्राइम मिनिस्टरों ने फोन कर करके बता दिया हमारे एजेंट यहाँ है जी, तुसी क्या सोच रहे हो, हम यहाँ पर हैं। तो अब ऐसे ऐसे लोग तो हमारे भी रहे हैं, उसमें क्या है। अब पाकिस्तान की जो हालत है, पर क्या लगता है सर आपको, ये बांग्लादेश वाली एक्सपेरिमेंट जो थी इनकी, अब तो रो रहे हैं ना ये, हमें यार बैन ही बॉयकॉट ही कर देते अच्छा था, ये तो बड़े लेने के देने पड़ गए। हाँ कह रहे हैं कि साहब आप बायकॉट कर देते तो अच्छा अच्छा, था। बड़े खुश होते हैं अपनी बेइज्जती करके। एक इनमें से एक ने एक हंसने लग गया, आपने देखा वो वाला? एक हारने के बाद अचानक से हंसने लग गया डिप्रेशन में। कहता हम जी यहाँ भी हार जाते हैं, वहां भी हार जाते हैं, हम बेशरम लोग हैं, हम क्या करें, चांद पे तो हम जा नहीं सकते, इसलिए हम झंडे पे चांद ले आते हैं। खुद ही अपनी अपनी लेने में उनको इतना मजा आता है अब। और पर एक बात है, दे आर दिस इज अ गुड इकोनॉमी थिंग। मतलब अफगानीज भी डांस कर रहे थे, उनके वीडियोस चले, अफगानिस कर रहे थे, बलूचीज बलोच कर रहे थे। बलूच कर रहे थे। तो ये एक नेशनल डे होना चाहिए, पाकिस्तान की जलालत का एक नेशनल डे होना चाहिए मेरे हिसाब से, वेयर दे आर आल्सो लाफिंग एट देमसेल्व्स, वी आर आल्सो लाफिंग। इतने डेज होते हैं अलग अलग। लेट लेट देयर बी अ हम्म। पाकिस्तान ह्यूमिलिएशन डे इन यूनाइटेड नेशंस, इट विल बी गुड फॉर द इकोनॉमी आल्सो। आप पाओगे सब खुश भी हैं, मीम यूट्यूब सब पे उसकी बात आप है। उनकी बात कर रहे हो, आपके स्वयं जो है वो बॉलीवुड में दो फाड़ हो गए हैं। कौन जो से चले सर? गए वहां पे मोहन भागवत जी के स्पीच में, देखो अरे उनके साथ क्या क्या व्यवहार किया जा रहा है। बिल्कुल 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 भाई, बॉलीवुड तो अच्छा, बॉलीवुड का एक कमाल लगा मुझे, करण जौहर जब वहां पहुंचा ना, तो मैं हिल गया। करण जौहर जब ओवर एक्टिंग करते हुए बोल रहा था, मोहन भागवत जी ने जो बोला वो मेरे दिल को छू गया। और उसने वही पिक्चर बनाई थी माय नेम इज खान, आपको याद है ना, वो जो एक हम्म, अपोलोजिया फिल्म थी माय नेम इज खान।
तो मैं वही कह रहा था, वो दिन दूर नहीं है जब करण जौहर बोलेगा भाई ये जो धर्मा प्रोडक्शंस है ना, ये तो सनातन धर्मा से ही तो आया हुआ, नाम ही हमारा तो धर्मा प्रोडक्शन है। हम तो तब से सनातन धर्म के उस पे है, हमारा तो प्रोडक्शन ही का नाम ये है। तो सलमान खान पहुंच गया, सलमान खान पहुंच गया, ये लोग तो रोने लग गए, बिल्कुल सपा वाले रोने लग गए। जब सैफई पे जाता था वो, तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सैफई महोत्सव जब सलमान खान जाता था। अब इनको बड़ी दिक्कत हो गई, अरे सलमान खान वहां पहुंच गया, ये कैसे हो गया। बट आपको क्या लगता है सर, ये नाटक कर रहे हैं बॉलीवुड वाले, क्या कर रहे हैं, या वाकई ही हृदय परिवर्तन हो गया अचानक से इनके अंदर? सवाल ही नहीं, हृदय परिवर्तन उनका सारा हृदय परिवर्तन पैसे से होता है और किसी चीज से नहीं होता। तो ये गलवान के लिए कर रहा हम्म। है सलमान ये, हाँ, जो गलवान पिक्चर हम्म। आ रही उसकी, हम्म। क्या क्या ओवर एक्टिंग कर रहा है सर उसमें वो। अरिजीत सिंह ने गाना गाना छोड़ दिया उसकी ओवर एक्टिंग देख के। अरिजीत सिंह ने, उसमें एक गाना है मातृभूमि पे, तो उसके मीम्स चल रहे हैं बड़े जबरदस्त, उसमें इतना प्रेशर लगा के गाया हुआ है ना, इट्स अ वेरी हाई पिच्ड एंड स्ट्रॉन्ग सॉन्ग। और सलमान जब उसको लिपसिंग कर रहा है, वो ऐसे लिपसिंग कर रहा है कि बिल्कुल आराम से बोल रहा हूँ, मातृभूमि तुम ये। तो लोगों ने कहा भाई इसकी जो लिप सिंकिंग है, ये देखने के बाद अरिजीत सिंह ने कहा मैं गाना गाने से रिटायर हो रहा हूँ। इतनी बेइज्जती मेरे गाए हुए गाने की मैंने आज तक नहीं देखी। तो अब देखिए क्या होता है इस पिक्चर के साथ। पर सर बॉर्डर 2 तो चल गई, बॉर्डर 2 डिड वेरी वेल, नॉट एज वेल एज धुरंधर। ऑब्वियसली धुरंधर तो इज एट अनदर लेवल। धुरंधर 2 आ रही है, क्या लगता है अब सर धुरंधर 2 का? धुरंधर टू का बस बनना शुरू हुआ है थोड़ा थोड़ा। बी वेरी डिफिकल्ट टू लिव अप टू धुरंधर लेवल, ये जो पहली ने कर दिया है ना, और इस पे अब अक्षय खन्ना का कैरेक्टर तो खत्म हो गया, वो बहुत बढ़िया बनाया ये इन्होंने। एंड आई डोंट नो, मुझे बस आई जस्ट होप दे लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज़ एक्सपेक्टेशंस आर ह्यूज। इट इज इजीली द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म, अगर मैं बोलूं, मुझे नहीं याद कभी इतनी बज एक फिल्म की हुई हो जितनी ये तो इसकी है। भाई वो बात कह रहे हैं ना लोग कि भाई अब सिनेमा जो है या बॉलीवुड जो है कम से कम, हम्म क्योंकि जो ब्लॉकबस्टर्स बस्टर्स आ रहे थे वो बॉलीवुड से तो आ नहीं रहे थे, वो तो तेलुगु सिनेमा से आ रहे साउथ थे। साउथ हम्म, साउथ से आ रहे थे, तेलुगु से, इवन तमिल से, आपके इवन कन्नड़ा से। कांतारा जैसी मूवी जो है वो कन्नड़ा सिनेमा से आ गई। तो ये जो बॉलीवुड का जो मेक ओवर है वो जिस प्री धुरंधर, पीडी और पोस्ट धुरंधर, या जैसे शोले के लिए कहा जाता था, शोले के लिए कहा बिफोर जाता था ना धुरंधर आफ्टर धुरंधर, बीडी एंड एडी। डेफिनेटली 100%, ये तो मतलब ये बिल्कुल सही बात कही। एंड अब आप वेव भी देखोगे सर इसकी। अच्छा, एंड आई एम वेरी ग्लैड एक चीज की कि टेक्निकली भी बहुत अच्छी पिक्चर बनी है ये। अगर सिर्फ वही तो सेंटिमेंटल उसकी रह स्ट्रेंथ गई है, आपने होती ना। देखा नहीं आरफा ने क्या हाँ। कहा था कि हम हम्म इसका विरोध इसलिए करना जरूरी है कि ये टेक्निकली बहुत अच्छी है। तो ये टेक्निकली भी बहुत शानदार फिल्म बना दी आदित्य धर ने। एंड जैसे बॉर्डर 2 क्या है, टेक्निकली इतनी अच्छी नहीं है, मतलब सेंटिमेंट्स अच्छे हैं, इट हैज इट्स हार्ट इन द राइट प्लेस। दिस वन इज अ सिनेमैटिक मास्टरपीस ऑल्सो भाई, इस पे आप कहाँ एक उंगली उठा सकते हो, म्यूजिक, सिनेमाटोग्राफी, एक्टिंग। तो अब धुरंधर 2 के टाइम पे तो बुकिंग तो एडवांस बुकिंग तो इसकी आज तक की ग्रेटेस्ट होने जा रही है, इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है इसकी। अब हिट तो होनी है बहुत बड़ी, लेट्स सी कि कितना ले जाती, कहां तक लग रहा है आपको कहानी जाएगी सर ये अब क्या एपिसोड इसमें तक ये लोग जाएंगे पूरा पोस्ट 2016? तो जैसे उरी तो बन गई इनकी, विल दे गो राइट अप टिल ऑपरेशन सिंदूर से पहले तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे ये लोग? ये आती रहनी चाहिए, मेरा तो इच्छा ये है सच, इसकी ये श्रृंखला खत्म नहीं होनी चाहिए, इट शुड गो ऑन टिल यूजी यूजीसी पे फिल्म बन रही है क्या? मोदी ये तो आरएसएस ही को बनानी चाहिए भाई, यूजीसी पे फिल्म जो है मोदी जी और आरएसएस द्वारा आनी चाहिए कि भाई समाज के लिए हमने, सोशल जस्टिस के लिए क्या क्या हमने काम किए हैं। अब डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जिनके 1 नंबर आते हैं 400 में से, तो क्या हुआ, सामाजिक न्याय जीतना चाहिए, जान बचे या ना बचे भाई, सामाजिक न्याय जिंदा रहना चाहिए, सामाजिक न्याय का जो परचम है वो लहराता रहना चाहिए। तो क्या हुआ कि डॉक्टर को नहीं आता कुछ काम, तो क्या हुआ, अब नेगेटिव मार्क्स लेकर आ गए। तो इस कदर की जो डेडिकेशन है ना सर सामाजिक न्याय को, अब अंबेडकर भी अगर देखेंगे ना तो वो हिल जाएंगे कि भाई ये क्या हो गया यार। ये तो
ऐसा तो मैंने सोचा ना था। तो इस लेवल का जब सामाजिक न्याय थी ना कभी सर, बात करेंगे, डॉक्टर अंबेडकर का भी पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है। बहुत आवश्यक है सर, बहुत आवश्यक है। मैं तो उस पे बस एक पंक्ति बोलता हूँ सर, म- कि जो कहते महिमा हैं मंडन कर दिया गया हमारे है, और जो है वो जो हाँ, असलियत है, तो भाई हर चीज को आपको तर्क की कसौटी पे कसना तो पड़ेगा ना। अरे जब जिस देश में भगवान राम पे ये लोग प्रश्न उठा देते हैं, और क्या, वहां पर वो देखा नहीं आपने, अंबेडकर निशिकांत दुबे ने अंबेडकर क्या क्यों कहा नहीं हो? कि मोदी जी हाँ मोदी जी सवालों से ऊपर है। बताइए आप, मोदी जी सवालों से। ये निशिकांत देखिए, विनाशकारी विपरीत बुद्धि ऐसे ही नहीं बना है, मतलब लाइन से जब जा रहे निशिकांत मतलब ये दुबे के। कम्युनिटी नोट का प्रचलन शुरू हुआ था एक वो आईटी सेल वाले से, और हाँ, उसके बाद बड़े नेताओं में सबसे पहले कम्युनिटी नोट निशिकांत दुबे पे ही लगा। 5वां स्तंभ होता जा रहा है सर, ये चौथा 5वां कौन सा स्तंभ है ये? डेमोक्रेसी का कम्युनिटी नोट ये एक स्तंभ हो चुका है अब। तो वही बात है ना सर, अगर उनके पास मणिशंकर अय्यर है तो हमारे पास भी निशिकांत दुबे है, कमजोर हम लोग भी नहीं है। अमर सिंह कौन होगा यहाँ, ये एक सवाल है। वहां पे जो अमर सिंह था, यहाँ पे कौन है, ये एक क्वेश्चन है सोचने वाला। तो चलिए आज की चर्चा को अब यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बिल्कुल बहुत बहुत सर, धन्यवाद, करण जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय थैंक हिंद, यू जय सर, भारत, वंदे जय मातरम। हिंद।